जय हिंद प्रतियोगी साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में। जुड़ते हैं आपसे कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत एक और टॉपिक एक और वीडियो में। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपका ट्रिपल सी एग्ज़ाम स्पेशल आपका ये वीडियो है। जो आपकी सीरीज़ चल रही है उसमें एक और वीडियो आगे बढ़ता हुआ, और साथ ही साथ ये सभी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखें, क्योंकि हो सकता है कोई भी जानकारी जो आपको परीक्षा में मिल जाए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। यदि कोई कहीं कमी होती है या कोई आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं हमसे। तो सबसे पहले आपका हम लोगों ने पिछले दिन पढ़ा था मेमोरी। तो मेमोरी में हम लोगों ने पढ़ा मेमोरी कितने टाइप की होती हैं, दो तरह की, प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी। तो प्राथमिक और द्वितीयक में क्या क्या अंतर होते हैं ये सब जानेंगे, और कम्प्लीटली आज मेमोरी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो प्राथमिक में आपका क्या आता है कि प्राथमिक जो मेमोरी है ये इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी होती है, और इसकी स्मृति क्षमता कम होती है और गति तीव्र होती है। सबसे पहले ये क्या है, आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है। अब इसमें क्या है, स्मृति क्षमता कम होती है, इसीलिए इसकी गति तीव्र होती है। जितना कम लोड होगा उतनी तेज़ चलेगी, जितना ज़्यादा लोड होगा उतनी धीमी चलेगी। तो प्राथमिक द्वितीयक में बेसिक सा अंतर क्या है कि प्राथमिक की क्षमता कम लेकिन गति तीव्र होती है, जबकि द्वितीयक की क्षमता ज़्यादा और गति धीमी होती है थोड़ी। प्राथमिक मेमोरी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, रैम और रोम। बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आया हुआ और हमेशा आता रहेगा। तो रैम और रोम, रैम क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो जानते हैं सबसे पहले रैम को। रैम क्या है आपकी, रैम क्या है, कंप्यूटर की सबसे प्रमुख मेमोरी है। ये क्या है, सबसे इम्पॉर्टेंट मेमोरी है भैया। इसमें अस्थायी निर्देशों और तात्कालिक परिणामों को संग्रहित किया जाता है। जो आपके अस्थायी निर्देश हैं, कुछ समय के लिए क्षणिक निर्देश हैं, और जो तुरंत के परिणाम हैं, जो तुरंत के परिणाम हैं उनको इसमें इकट्ठा किया जाता है। डाटा जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो डिलीट हो जाता है ना। ये जो भी डाटा आपका इसमें होता है वो कंप्यूटर बंद होते ही ऑटोमेटिक डिलीट हो जाता है। तो किस में डिलीट हो जाता है, रैम में। इसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, अस्थाई मेमोरी, मतलब वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो वोलेटाइल या अस्थाई मेमोरी कौन सी आपकी, रैम है। ये किसकी बनी होती है, ये सेमीकंडक्टर या फ्लिप फ्लॉप से बनी होती है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है आपका, किससे बनी होती है, सेमीकंडक्टर या फ्लिप फ्लॉप से। अस्थाई मेमोरी कौन सी है, रैम। ऐसी मेमोरी जिससे डाटा कंप्यूटर बंद होने पर डिलीट हो जाता है और पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये क्या है आपका, रैम। या फिर ये आपके तत्कालिक और अस्थायी निर्देशों को इकट्ठा करती है, कौन सी मेमोरी, रैम। तो ये आपकी रैम के बारे में जानकारी होगी। जानते हैं रैम के टाइप। तो रैम के कितने टाइप हैं आपके, चार टाइप हैं, एस रैम, डी रैम, एस डी रैम और वी रैम। तो राम जी के चार लड़के, वैसे तो दो ही थे, लेकिन यहाँ पर क्या मान लें, एस डी, एस डी और वी। तो जानते हैं इनके फुल फॉर्म क्या है। एस रैम का स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम का डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस डी का सिनकोरोनस, एस से सिनकोरोनस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और वी रैम से वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये इनके फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। चारों फुल फॉर्म पे याद रखेंगे, एस से स्टैटिक, डी से डायनामिक, एस डी से सिनकोरोनस डायनामिक, और वी से वोलेटाइल। अब इनके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। तो एस रैम क्या होता है, सबसे कम रिफ्रेश होती है। तो सबसे कम रिफ्रेश होती है, बहुत ही अच्छी मेमोरी होती है ना। डी रैम, ये एक सेकंड में हज़ारों बार रिफ्रेश होती है, बहुत ज़्यादा रिफ्रेश होती है। डी रैम डायनामिक होती है, गतिशील होती है, तो ये हज़ारों बार रिफ्रेश होती है, इसीलिए इसकी गति बहुत धीमी होती है। जो ज़्यादा रिफ्रेश होगी उसकी गति धीमी होगी और बहुत सस्ती होती है। डी रैम सबसे सस्ती होती है और गति बहुत धीमी होती है। एस डी के बारे में कोई आपकी जानकारी नहीं, इसका सिर्फ फुल फॉर्म याद रखें, सिनकोरेंस डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो वी रैम वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इसका प्रयोग किस में होता है, नेटवर्क डिवाइस में होता है। नेटवर्क डिवाइस में हार्ड डिस्क के रूप में, इसीलिए क्या है, सबसे महंगी मेमोरी। तो सबसे सस्ती डी रैम और सबसे महंगी कौन सी आपकी, वी रैम। तो रैम में आपकी जो एस रैम है ये सबसे कम रिफ्रेश होती है, इसीलिए गति सबसे तेज़ होती है। डी रैम सबसे ज़्यादा रिफ्रेश होती है, बहुत धीमी होती है गति और बहुत सस्ती होती है। वी रैम का प्रयोग नेटवर्क डिवाइस में हार्ड डिस्क के रूप में होता है, इसीलिए महंगी मेमोरी होती है। तो रैम के बारे में जानकारी पूरी ज्ञान हो गई आपको। चलिए बढ़ते हैं रोम के बारे में। तो रोम क्या है आपका, ये कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले, इसमें क्या होता है आपका कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्राथमिक प्रोग्राम और सेटिंग होती हैं। जो आपकी प्राथमिक प्रोग्राम और सेटिंग्स हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए, वो आपकी रोम में होती हैं। इसे क्या कहते हैं, स्थायी मेमोरी, क्योंकि इसे आपका मिटाया नहीं जा सकता, सिर्फ देखा और पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसे मिटाया नहीं जा सकता। रीड ओनली मेमोरी है ना।
तो ये आपकी रीड ओनली मेमोरी। इसके कितने टाइप है? 3 टाइप हैं। पी रोम, तो राम के 4 लड़के, एस डी, एस डी और वी, पी और राम के बाद रोम, राम के भाई रोम, रोम के 3 लड़के, पी, ई पी और ई पी। ये तो बहुत आसान हो गया, पी फिर ई पी फिर ई पी। फुल फॉर्म जान लेते हैं। पी से प्रोग्रामेबल, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई पी रोम, तो ई पी रोम कैसी है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल। तो ये आपकी पी से प्रोग्रामेबल थी, पी से प्रोग्रामेबल है, बस ई से इरेजेबल। तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल क्यों है ये भी हमें पता चलेगा। ई पी रोम इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल। तो ये आपकी ई पी, नाम वही जुड़ते जा रहे हैं, बस एक नया वर्ड। पी से प्रोग्रामेबल, ई से इरेजेबल और ई से इलेक्ट्रॉनिकली। तो इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल, एक नाम याद कर लो, बाकी तीनों नाम याद हो गए। तो सबसे पहले प्रोग्रामेबल वाली मेमोरी देखते हैं। ये एक बार ही प्रोग्राम स्टोर किया जा सकता है, इसमें एक बार ही प्रोग्राम स्टोर किया जा सकता है, त्रुटि होने पर सुधार नहीं किया जा सकता। तो इसमें कोई सुधार नहीं किया जा सकता, ये आपकी प्रोग्रामेबल है। ईपी रोम, तो ईपी रोम क्या है आपकी? ये आपकी सुधार हो सकता है, इसमें आप सुधार कर सकते हैं क्योंकि इरेजेबल प्रोग्रामेबल है। इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको? तो इसमें सुधार हो सकता है, इसके लिए आपको इसे क्या करना पड़ेगा? बोर्ड से निकालकर पराबैंगनी किरणों के सामने रखना पड़ेगा। तो ईपी रोम में सुधार हो सकता है, पी रोम में सुधार नहीं हो सकता है। तो ईपी रोम में सुधार कैसे होता है आपका? पराबैंगनी किरणों के सामने रखने पर। ईपी रोम कैसी है आपकी? इसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक से इरेजेबल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक से सुधार हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक से विद्युत से सुधार, और मदरबोर्ड में इसी का प्रयोग करते हैं। तो मदरबोर्ड में किसका प्रयोग किया जाता है? ई पी रोम का, जिसको विद्युत से सुधार किया जा सकता है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बताया गया रोम के बारे में और रोम के टाइप्स के बारे में। चलिए अब बढ़ते हैं, जानते हैं द्वितीयक मेमोरी को। तो प्राथमिक मेमोरी रैम रोम जान लिया, उनके टाइप जान लिए, द्वितीयक मेमोरी जानते हैं। द्वितीयक मेमोरी क्या होती हैं? तो ये कंप्यूटर का भाग नहीं होती हैं ना। सबसे पहली बात, ये द्वितीयक है, प्राथमिक प्राइमरी कंप्यूटर के अंदर होती हैं। द्वितीयक क्या है? ये कंप्यूटर का भाग नहीं होती हैं। इसका प्रयोग काय के लिए किया जाता है? बैकअप के लिए। तो इसका प्रयोग बैकअप के लिए करते हैं। इसकी स्टोरेज क्षमता बहुत अधिक होती है, पहले ही बताया था, और इसीलिए डाटा एक्सेस की गति कैसी होती है? बहुत कम होती है। तो जितनी क्षमता कम होगी, गति उतनी ज़्यादा होगी। जितनी ये तो सीधा सा उदाहरण है ना, जितना मोटा आदमी होगा उतने धीमे दौड़ेगा, जितना पतला आदमी होगा उतने तेज दौड़ेगा। लेकिन कभी कभी इसका उल्टा भी होता है। तो चलिए, तो मनोरंजक बात थी आपको चीज़ें सिखाने के लिए। तो इसकी स्टोरेज क्षमता ज़्यादा होती है और डाटा एक्सेस करने की गति कम होती है। डाटा एक्सेस करने के आधार पर ये कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती हैं। तो कैसे कैसे डाटा एक्सेस होता है इनमें? सबसे पहला है आपका सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, जिसमें क्या है आपका सीक्वेंस से एक्सेस होता है। तो बहुत ही आसान है, एक वर्ड केवल आप इसका अर्थ निकाल लें, आपको आंसर पता चल जाएगा। सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, सीक्वेंस से इसमें एक्सेस होता है। इसमें डाटा उसी क्रम में एक्सेस किया जाता है जिस क्रम में स्टोर किया गया हो, है ना। जिस क्रम में आपने स्टोर किया था उसी सीक्वेंस से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। उदाहरण क्या है इसका? चुंबकीय टेप। तो चुंबकीय टेप इसका उदाहरण है। फिर है आपका इंटेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। इसमें क्या है? सीक्वेंस में थोड़ा सा इंटेक्स जुड़ जाता है। सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस था वो, और ये क्या है आपका? इंटेक्स सीक्वेंशियल एक्सेस मेथड। क्या है इसमें? स्टोर करते समय एक इंडेक्स बना ली जाती है और डाटा एक्सेस उसी क्रम से होता है। वहाँ पे जिस क्रम में आपने स्टोर किया था उसी क्रम में यहाँ पे क्या है? आपने एक इंडेक्स, एक सूची बना ली, उस सूची के अनुसार आप डाटा एक्सेस कर सकते हो। और सबसे लास्ट में आपका इसका थर्ड पॉइंट क्या? डायरेक्ट एक्सेस मेथड। इसमें क्या है? आप किसी भी क्रम में स्टोर करो, किसी भी क्रम में एक्सेस करो, तो क्या है? कोई दिक्कत नहीं, इसमें कर सकते हो। इसकी एक्सेस गति सबसे ज़्यादा होती है। तो डायरेक्ट एक्सेस मेथड की गति सबसे ज़्यादा होती है और सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस इसकी गति सबसे धीमी होती है। उदाहरण क्या था उसका? चुंबकीय टेप था। इनके उदाहरण आगे हम लोग देखेंगे। तो ये आपका हो गया द्वितीयक एक्सेस के टाइप, द्वितीयक डिवाइसेस, द्वितीयक मेमोरी और उसके टाइप। अब जानेंगे कुछ और इनके टाइप्स को। मैग्नेटिक टेप, चुंबकीय टेप जो पढ़ा आपने, मैग्नेटिक टेप, ये क्या होता है? ये प्लास्टिक का होता है। प्लास्टिक के टेप पे चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है। तो मैग्नेटिक टेप है क्या? प्लास्टिक के टेप पर चुंबकीय पदार्थ का लेपन होता है, उसे क्या कहते हैं? मैग्नेटिक टेप। फिर चुंबकीय डिस्क, चुंबकीय टेप पढ़ा, चुंबकीय डिस्क पढ़ लेते हैं। तो आजकल क्या है आपका? डाटा स्टोर करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण क्या है इसके? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी और ऑप्टिकल डिवाइसेस, है ना। ऑप्टिकल डिस्क, तो हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क या ऑप्टिकल डिस्क।
तो इसको देख लेते हैं हम लोग हार्ड डिस्क वगैरह को। हार्ड डिस्क क्या होती है, इसमें एक डिस्क होती है, एक डिस्क होती है ना। इसकी प्लेट में क्या होते हैं, ट्रैक या सेक्टर होते हैं जिनमें डाटा स्टोर होता है। तो हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर किन में होता है, ट्रैक या सेक्टर में। एक सेक्टर में कितने बाइट, 512 बाइट डाटा स्टोर होता है। तो एक सेक्टर में 512 बाइट डाटा स्टोर होता है। और इस प्रकार से आपकी हार्ड डिस्क जितनी बड़ी होती है उतनी ज़्यादा उसमें क्या होंगे, ट्रैक या सेक्टर होंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, आप याद रखेंगे अच्छे से इस क्वेश्चन को, है ना। हार्ड डिस्क में डाटा किस में स्टोर होता है, ट्रैक या सेक्टर में। एक ट्रैक या सेक्टर में कितने बाइट डाटा स्टोर होता है, 512। फिर है आपका फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क क्या है, इसे डिकेट भी कहते हैं। फ्लॉपी डिस्क तो कहते हैं, इसे डिकेट भी कहते हैं। इसका प्रयोग किस में होता है, माइक्रो कंप्यूटर में। और ये आकार में 2 प्रकार की होती हैं, फ्लॉपी डिस्क, है ना। तो इसको माइक्रो कंप्यूटर में प्रयोग किया जाता है। ये आकार में 2 प्रकार की होती है, मिनी और माइक्रो। मिनी जो होती है इसके साइज बहुत बार पूछे गए और क्षमता पूछी गई है। तो मिनी फ्लॉपी जो होती है 5 से 5.5 इंच आकार होता है और 1.2 MB क्षमता होती है। कितनी छोटी क्षमता लग रही है ना, पुराने समय में बहुत बड़ी क्षमता होती थी। तो मिनी फ्लॉपी 5.5 इंच आकार की होती है, इसकी क्षमता 1.2 MB होती है। जबकि माइक्रो फ्लॉपी जो होती है 3.5 इंच आकार की होती है, आकार छोटा होता है उससे। 5.5 इंच मिनी और 3.5 इंच माइक्रो, क्षमता ज़्यादा होती है 1.4 MB। तो 1.2 MB, 1.4 MB, 5.5 और 3.5, मिनी और माइक्रो। नेक्स्ट है आपका ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्टिकल डिस्क देख लेते हैं। ये डिस्क ऐसी होती है जिनमें डाटा को रीड और स्टोर करने के लिए लाइटों का प्रयोग किया जाता है, प्रकाश का प्रयोग करते हैं। ऑप्टिकल, ऑप्टिक वर्ड जुड़ा हुआ है ना, प्रकाश। तो ऑप्टिकल डिस्क में ऐसी डिस्क जिनमें डाटा को रीड और स्टोर करने के लिए लाइटों का प्रयोग करते हैं। कौन सी होती है भैया, CD और DVD। जानते हो ना, लाइटों से ही चलती है। DVD जो होती है उसमें क्या, एक लाइट ही तो पड़ती है, लेज़र बीम। उससे क्या होता है, आपका टीवी में वो सारे चित्र दिखाई देते हैं। तो लाइटों का प्रयोग करते हैं ऑप्टिकल डिस्क में। इसमें एक रासायनिक पदार्थ का लेप किया जाता है। कौन सा रासायनिक पदार्थ होता है भैया, पॉलीकार्बोनेट। तो पॉलीकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, जिससे इसमें क्या है आपका, उनसे लाइट के द्वारा इसमें रीड भी किया जाता है और स्टोर भी किया जाता है। इसका आविष्कार किसने किया था, 1960 में जेम्स टी रसेल ने। तो जेम्स टी रसेल ने आपका ऑप्टिकल डिस्क का आविष्कार किया था। तो CD एंड DVD के फुल फॉर्म आपको पता होंगे। CD मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD में डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क। तो वर्सेटाइल डिस्क भी बोल सकते हैं और वीडियो डिस्क भी बोल सकते हैं आपके DVD के फुल फॉर्म बहुत बार पूछे गए हैं भाई। फुल फॉर्म जो भी आपको आते जाते हैं वो सब आपको याद करते रहना है। लास्ट में आते हैं, आपका अभी एंड नहीं है, इससे बाद भी आपका कुछ चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं स्टोरेज डिवाइस। तो स्टोरेज डिवाइस में आपका नाम, क्षमता और गति, ये आपसे कभी कभी पूछ ली जाती है, तो इनको थोड़ा सा आपको ध्यान से पढ़ लेना है। हार्ड डिस्क की जो क्षमता होती है, मैक्सिमम क्षमता 256 TB तक की, टेराबाइट तक की आपकी हार्ड डिस्क होती हैं। इसकी जो गति होती है 200 MBPS, 200 मेगाबाइट पर सेकेंड। MBPS का फुल फॉर्म भी पूछा गया आपसे, तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। तो 256 TB मैक्सिमम साइज होता है इसका, और 200 MBPS इसकी गति होती है। फ्लॉपी जो आपने पढ़ी 1.44 MB मैक्सिमम होती हैं, और इसकी जो गति होती है 36 kbps होती है। तो kbps है ना। CD और DVD, तो CD में क्या है आपकी मैक्सिमम साइज़ क्या होता है, 650 से 700 MB। तो 650 या 700 MB होता है इनका मैक्सिमम साइज़, और इनकी जो गति होती है 150 MBPS की होती है, 150 MBPS होती है। DVD जो है आपकी 4.7 GB या 17 GB की होती हैं। 4.7 GB की भी होती हैं, कुछ 17 GB की होती हैं। इनकी जो गति है आपकी 125 MBPS की है। USB का फुल फॉर्म बताएं भाई, है ना। USB जो आप यूज़ करते हो ना, तो ये मैक्सिमम कितने साइज़ की होती है, 256 GB की होती है। इसकी गति कितनी होती है, 60 MBPS। फिर है आपकी मेमोरी। तो मेमोरी अपने मोबाइल वगैरह में तो लगाते ही रहते हो ना, तो इसका मैक्सिमम साइज़ कितना है, 128 GB। तो क्या आपके पास 128 GB की मेमोरी है मेरे पास तो है नहीं भाई। तो इसकी जो गति होती है मैक्सिमम वो 133 MBPS होती है। तो ये आपको एक जगह नोट करके अच्छे से रिवीजन कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन आपके ट्रिपल से भी पूछे जाते हैं और आगे आने वाले एग्ज़ाम परीक्षाओं में भी पूछे जाते रहे और पूछे जाते रहेंगे। लास्ट में हम लोग पढ़ते हैं डाटा को स्टोर एवं पढ़ने में समय, जो समय लगता है उसके अलग अलग नाम है। सीक टाइम कहते हैं, लेटेंसी टाइम कहते हैं, ट्रांसफ़र रेट कहते हैं। तो ये क्या है आपके जो शब्द से क्वेश्चन बनते हैं, तो कैसे बनते हैं, क्या बनते हैं, थोड़ा सा जान लेते हैं। सीक मतलब होता है खोजना, या सीक पतली सी होती है तो उसको क्या करोगे, कहीं गिर गई तो ढूंढोगे ना। तो किसी भी सीक मतलब होता है ढूंढना। तो डिस्क में डाटा को रीड या राइट करने वाले तक पहुंचने में लगा समय, उसको खोजने में लगा समय जो होता है उसे क्या कहते हैं, सीक टाइम।
तो रीड या राइट करने वाले तक पहुंचने में लगा समय। कोई डाटा आप कंप्यूटर में डाल रखा है, अब उस तक आप पहुंचेंगे पहले तभी तो उसको ओपन करेंगे, तो पहुंचने में जो समय लगता है उसको क्या कहते हैं, सीक टाइम। लेटेंसी टाइम क्या होता है, तो डिस्क में डाटा को रीड या राइट करने में लगा समय। जो डिस्क है आपकी, उस डिस्क में डाटा को, डिस्क जो भी आपकी डिस्क है ना, उसमें डाटा को रीड या राइट या तो उसमें डाल रहे हैं या उसमें देख रहे हैं, तो उसको जो समय लगता है उसमें, उसे क्या कहते हैं, लेटेंसी टाइम। और ट्रांसफ़र रेट क्या होता है आपका, सेक्टर में डाटा को रीड या राइट करने में लगा समय। तो ये लेटेंसी और ट्रांसफ़र रेट सेम है। लेटेंसी टाइम डिस्क में जो समय लगता है और ट्रांसफ़र रेट सेक्टर में जो समय लगता है। तो सेक्टर में ही इकट्ठा होती है ना आपकी मेमोरी, तो सेक्टर में डाटा को रीड या राइट करने में लगा समय जो होता है उसे क्या कहते हैं, ट्रांसफ़र रेट कहते हैं। तो ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं, तो इनको आप ध्यान से समझ लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट कीजिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें यदि वीडियो अच्छा लगा और कमेंट करके बताएं आपको यदि कोई नया टॉपिक चाहिए या फिर ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों। जय हिंद साथियों।